बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ भी चलेंगे। हम खबरों से आगाज़ करेंगे, 11 बजे हमारे मेहमान और आपके बर्थडेज़ और दीगर सेगमेंट भी शामिल करेंगे। जी हमने अभी जी अपनी खबरों की तरफ चलना है, लेकिन उससे पहले सूरत हाल ये है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। तो जी 187 यूनियन काउंसिल में नादरा सिस्टम ब्लॉक सर्टिफिकेट का इजरा बंद। ऐसा आखिर क्यों किया गया है और लोगों की परेशानी अब किस तरह से जो है वो देखी जाएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बार बार चक्कर भी लगाने पड़ते हैं और परेशानी भी होती है। 80 लाख रुपए की अदायगी ना होने पर ना दहिंदा यूसी का ऑनलाइन सिस्टम ब्लॉक कर दिया। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक कमेंट इनका ले लेते फिर आएंगे आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। इमरान यूनस और दुर्र नयाब। अस्सलाम इमरान भाई, आपसे आगाज़ करें। देखिए जी, यूनियन काउंसिल्स के हवाले से हम बात करें, हमेशा हम ये बात करते रहे हैं कि बल्दियाती इदारे जो है उनका होना और वर्किंग में होना ये बहुत ज़रूरी है। जो निचले लेवल के मसाइल होते हैं ना, वो बराह रास्त उनका ताल्लुक जो है ना वो बल्दियाती इदारों से ही होता है। सही। और इनमें सबसे अहम रोल जो होता है ना किसी भी इलाके का, गली मोहल्ले का, वो यूनियन काउंसिल्स में होता है। ये बड़ा अरसा पहले जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो इसकी सहूलत प्रोवाइड कर दी गई थी यूनियन काउंसिल को कि वहाँ से आप सर्टिफिकेट जो हैं वो अपने बनवा सकते हैं। उनकी फ़ीस जो है बहुत कम रखी गई थी। लेकिन जब बात आती है सिस्टम की, और अक्सर यही शिकायत जो है वो सामने आती थी कि जी हम सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवाने तो जाते हैं, वो किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, डेथ सर्टिफिकेट हो सकता है, अपने बच्चों के स्कूल का एडमिशन कराने, ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी आपके लिए मसला हो जाता है। और इसमें जब आपका सिस्टम जो है वही बैठ जाए, स्पेशली नादरा जैसा अहम सिस्टम, तो नादरा का सिस्टम सिर्फ इस सर्टिफिकेट के लिए नहीं बैठा है। इट मीन्स कि उसका पूरा ओवरऑल सिस्टम बैठ गया और आप किसी भी नादरा ऑफिस में चले जाएं, आपकी बारी जो है वो घंटों बाद आती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन इदारों की कारकर्दगी जो है वो कितने की मुतासिर हो रही होगी। अच्छा, हमारे लिए तो बहुत शायद छोटी बात हो, लेकिन जिन लोगों की फैमिली मुतासिर हो रही है, जिनके बच्चों के एडमिशन हैं, जिन्होंने बाहर जाना है, जिनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए बहुत बड़े मसले हैं। और मुझे तो वज़ीर बल्दियात की कारकर्दगी पे हैरानी हो रही है कि सिर्फ वो वज़ीर आला के डायरेक्शन पे 137 अरब का डेवलपमेंट पैकेज तो एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लेकिन 80 लाख रुपए की मामूली अदायगियाँ नहीं करवा पा रहे। और वो पूछ नहीं रहे कि ये अदायगियाँ क्यों नहीं हो पा रही। MCL के पास इतना पैसा है। लाहौर की MCL जो हमारी है वो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे फाइनेंशियल जो है मजबूत MCL है। और यहाँ पे लगने के लिए जितनी सिफारिशें और जितनी पावे चलते हैं, मेरा ख्याल है कि पूरे पंजाब की किसी यूनियन काउंसिल के लिए नहीं, अपना MCL के लिए नहीं चलते। तो इसमें देखना चाहिए कि 80 लाख बहुत मामूली रकम है। आप फौरी तौर पे इसकी अदायगी यकीनी बनाएं और ये सर्विस तो मेरा ख्याल एक सेकंड के लिए भी मुतासर नहीं होनी चाहिए। ये कंटिन्यूसली है, क्योंकि लोग पैदा भी हो रहे हैं, लोग दुनिया से जा भी रहे हैं, ज़िंदगी का निज़ाम चल रहा है। आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आजकल तो बर्थ और आपकी डेथ सर्टिफिकेट के अलावा आपकी चीज़ें एग्जीक्यूट हो ही नहीं हो सकती हैं और ये लोगों की परेशानी जिसको फौरी तौर पर देखना चाहिए। ब्रेक के बाद हम खबरों की तफसीलात की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आई डोंट नो इसको अच्छी खबर कहना चाहिए, थोड़ा सा हैरान होना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक बसों की बातें कर रहे थे, फिलहाल वो नज़र नहीं आई। ट्राम की बातें कर रहे थे, फिलहाल वो नज़र नहीं आई। फिर अब इलेक्ट्रिक टैक्सियों की बातें होने लग गई हैं। दुर्र नायाब, देखिए, हम बहुत दूर हैं, बहुत पीछे हैं। आप अगर अमेरिका, यूरोप या इंग्लैंड या किसी जगह भी जाएं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक टैक्सियों की बात, अब ऑटोमेटेड टैक्सियाँ चलना शुरू हो गई हैं। आपको ड्राइवर लेस टैक्सियाँ मिलती हैं और उसमें 100%, बल्कि आपको मैं बताऊं, अगले साल डेनमार्क ऐसा मुल्क होगा जिसमें 100% पेट्रोल की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। लोग तो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। और हम अभी आप देखें, लाहौर शहर में, पाकिस्तान में फ्यूल की खपत कितनी है। पूरी दुनिया फ्यूल की खपत से निकलती जा रही है और आगे जाती जा रही है। और एक सिंपल रूल रखा है उन्होंने, अगर आप इंग्लैंड में चले जाएं तो जो 3 या 4 साल से पुरानी गाड़ी है उस पर डबल टैक्स है, और जो डीजल पे चल रही है, जो पेट्रोल पे चल रही है, उस पर उसकी रजिस्ट्रेशन से लेके उसकी एंट्री पे भी टैक्स लगा दिया गया है कि वो लंदन के पोश इलाकों में एंट्री के वक्त हैवी टैक्सेस देंगी। और जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनको फ्री कर दिया गया है। आप डिस्करेज करते हैं लोगों को, आप उनको कहते हैं कि आप 7-8 करोड़ की लैंड क्रूजर ना लें जनाब, ठीक है, वो 4000 सीसी जो फ्यूल खा रही है, आप इलेक्ट्रिक कार की तरफ आए।
आप 8-8 करोड़ से लेकर 1 करोड़ से लेकर 8-8 करोड़ की गाड़ियां, हम पेट्रोल तो अफोर्ड कर रहे हैं, हमारे इशराफिया पेट्रोल पे गाड़ियां चला रहे हैं जी। और वो 1 लीटर पे 2-2 3-3 किलोमीटर चला के बड़े फख्र से कहते हैं कि सीधे वड्डी गड्डी रखी है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि उनको इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ लेके आए, उनको दूसरी इंपोर्टेड गाड़ियों की तरफ जाना चाहिए, तो चूंकि वो टैक्स और वो सारी चीज़ों का बहाना बना के उसको साइड पे कर देते हैं, लेकिन आपको ये करना ये पड़ेगा, अल्टीमेटली आना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा। इसी तरह हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस शहर में पूरी नहीं है। आपके प्रोजेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैं वो बिल्कुल ही फारग हुए पड़े मैं वही हैं। कह रही हूँ ना, कुछ संजीदगी नजर नहीं ना आ रही है। नहीं, आपकी देखिए- इलेक्ट्रिक बसें तो हम पता नहीं कौन से दौर से सुनते आ रहे हैं, अभी वो नजर नहीं आई। मैं तो पहले यही बात कर रहा था कि पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी हम आए रोज इस तरह के मनसूबों पे खबर देते थे। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में भी बस यही बातें हैं और अब वो तो खुद पैनिक होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि ट्राम चलेगी, वो मैंने ही खबर दी कि ट्राम के तो 3 करोड़ पे नहीं दिए जा रहे। ऐसा ही है। अब इन्होंने कल मीटिंग लेके इन्होंने कहा जी कि ये तो बड़ा जुल्म हो गया, ये क्या किया है, कैसे हो गया, आप PCV2 बनाए, ये बनाए। अब वो फिजिबिलिटी 8 करोड़ रुपए में कॉस्ट कर रही है। अच्छा, दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक बसें नहीं चली, अभी इलेक्ट्रिक कारों पे आप आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल। फिर वो नहीं चली। लाहौर शहर की सफाई अगर आपके कहने से नहीं हो रही, तो फिर आप कैसे वज़ीर आला साहिबा, तो मुझे बताएं मेरे कहने से या आपके कहने से होगी। अच्छा, अगर ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा एतमाद है, वज़ीर बल्दियात पे वो एतमाद भी करती है, उनको वेटेज भी देती है, अगर उनके अंडर ये सिस्टम नहीं चल रहा, उनको 3-3 दिन की मोहलत देनी पड़ रही है, LDA में उनको इतनी मोहलतें देनी पड़ रही हैं, LDA को अगर वो रात कहती हैं, सुबह अड्डा प्लॉट तो साफ़ हो जाता है। तो ये आई वॉश किस लिए है ना, कि मुझे और आपको, हम जो वर्किंग लोग हैं, हमें तो ये चीज़ें समझ आती हैं कि आप अड्डा प्लॉट कहें, आप उसको रातों रात बोर्ड लगवा के शरीफ वो उनके स्क्वायर में लिख बगैर भी दें, साफ कर देते होंगे। ठीक है, लेकिन पूरा शहर नहीं साफ होता। नहीं हो सकता, और पूरे शहर की जो मेन रोड्स हैं, जिसमें सिर्फ 18 रोड्स हैं, ना वो साफ हो रही हैं, ना उनके गड्ढे भरे जा रहे हैं, ना टूटी सड़कें रिपेयर हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये पैसा ऐसा ही है। वैसे एज सिटीजन जब हमें ये बातें पता चलती हैं, इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ चलेंगी, फलां चलेगा, फलां चले, खुशी तो होती है। चलना ना चलना वो एक अलहदा बात है। देखें, काबीना के इजलास की सदारत करने का जो ओहदा जिसके पास होता है ना, उससे ऐसे फैसलों ही की उम्मीद जो है वो की जा सकती है। ऐसे ही फैसलों की उम्मीद की जा सकती तो है बड़े अच्छे कि अगर वो implement अपने हो जाए। शहर को, अपने सूबे को या अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उनसे उनके मुताबिक जो है वो चलाने की कोशिश करे। ये बड़ी अच्छी बात है। काबीना का इजलास हुआ है, इन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ जो है वो चलेगी। लाहौर शहर में 300 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो होंगी ठोकर पे। चाहे ठोकर पे जो ट्रैफिक का अब रश है, वो सबको पता है कि ठोकर पे हर वक्त रोज़ाना जो रश रहता है वो हर बंदे को पता है कि ठोकर पे क्या सूरत रहती है। जब 300 बसें वहाँ आ जाएंगी फिर देखेंगे क्या होता है। खैर ये तो दूर की बात है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना, मैंने तो कहा कि बड़ी अच्छी बात है, हर वज़ीर आला जो है उसको ये करना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने चाहिए। लेकिन अभी ये सिर्फ इनकी फिजिबिलिटीज़ बनेंगी। और ये प्रोजेक्ट आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कहाँ अच्छे लगते हैं। ये प्रोजेक्ट वहाँ अच्छे लगते हैं आना जहाँ पर ऑलरेडी अवामुन्नास को, आम शहरी को सफरी सहूलतें मिल रही हों। जब वो सफरी सहूलतों से इस्तिफादा हासिल कर रहे हों, फिर आप कहें कि यार इनकी रोज़ की खपत को देखते हुए जितना ये सफ़र करते हैं, इनको मज़ीद बेहतरी की तरफ हम लेकर जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी ठीक है, हम इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ जो हैं वो चलाएंगे। इंपोर्ट करेंगे ना आप इंपोर्ट करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, बट अगर वो सोलर से आप ले रहे हैं या आप चार्जिंग के ज़रिए ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं। दूसरा ये है कि आपकी इंपोर्ट पॉलिसी इतनी सख्त है, इतनी ज़्यादा सख्त है, आप यकीन जाने कोई भी शख्स जो है ना वो बाहर से गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि बाहर से इंपोर्ट गाड़ियां जो हैं वो उतनी गाड़ियों की कीमत नहीं है जितना यहाँ पर इंपोर्ट टैक्स लगा दिया जाता है। चार्जिंग स्टेशन नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताएं, आपने बेसिकली क्या किया है? आप अगर मोटरवे पे चले जाए ना, वहाँ पर मैंने मोटरवे का सफ़र किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पर पॉइंट्स जो है चार्जिंग के लगे हुए थे, लेकिन वो सिर्फ मोटरवे पर है जी, शहर में नहीं है। देखें, अगर आप ठीक है, गवर्नमेंट जो है इसकी फिजिबिलिटी बना रही है, PC1 बनेगा, PC2 बनेगा, फिर ये प्रोजेक्ट जो है वो साल जो है वो पाइपलाइनों में रहेंगे। लेकिन अगर आप अवाम को ही इतनी सहूलत दे दें कि वो आसानी से अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट पॉलिसी नरम कर दें, टैक्स कम कर दें। फिजिबिलिटी की आपने बात की ट्रम्प पे, वो पिछली मीटिंग जब ली तो उस पर कोई फिजिबिलिटी 3 करोड़ की बन रही थी, वो पड़े दूसरी मीटिंग तक 8 करोड़ हो गई। अब मैं कहता हूँ बना लें कि अगले में 16 करोड़ में पहुंच जाए। और माजरत के साथ यहाँ पे इंपोर्ट पॉलिसी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हमने पिछले हफ्ते ही वो खबर जो पड़ी थी
कि हॉस्पिटल की जो मशीनें हैं जो पड़ी हुई हैं वहाँ पर कराची पोर्ट पे, और वो सिर्फ वहाँ पर 1.5-2 साल से पड़ी हैं और पड़ी पड़ी वहाँ नकारा हो रही। ये तो सूरत हाल है। अच्छा, इसमें ना अब इदारों के भी अपने दुख हैं। चले हम एक तरफ तो बात कर लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके भी अपनी बड़ी वो मजबूरी कहते हैं जी कि वज़ीर आला ने कहा कि आप ये काम कर दें, हमने उसकी तैयारी स्टार्ट की, हमने ब्यूरोक्रेसी जो हमारी बहुत ज़बरदस्त है उसको तमाम प्रपोजल भेजा, उसके बाद वो भी सो गए और हम पीछे चक्कर लगा लेकिन ये ना सिर्फ रुकावटें हैं जो होती हैं, अदरवाइज कोई बड़ा इशू नहीं होता। बड़ी ये देखिए बड़ा इशू ज़रूर इस तरह से होता है कि अगर सीएम उसमें इन्वॉल्व ना हो और बार बार फॉलोअप्स ना ले, उसके बाद फीडबैक ना ले, तो ये काम नहीं होते। वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है ना वो सड़ते रहते हैं, उसके बाद अचानक सीएम को याद आता है कि ये प्रोजेक्ट कहा था, वो सड़क, वो और उतनी देर में पैसे डबल डबल हो जाते हैं। उस दौरान कॉस्ट आपकी बढ़ चुकी होती है, आपकी जो फिजिबिलिटीज़ है वो मुश्किल हो चुकी होती हैं, आपने जहाँ पे जो नए रूट्स निकालने होते हैं वहाँ पे पता लगता है कि कई बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। ये देखें, ये फिजिकल इश्यूज हैं, और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा मार्जिन एलडीए या बाकी हुकाम को दें तो उनकी भी कुछ जगह पे नज़र आती है कि जितनी ताख़ीर से ब्यूरोक्रेसी फैसले करती है, पीएनडी हुकाम फैसले करते हैं, महकमा खजाना फंड जारी करने के लिए रुकावटें हुकूमत चली जाती है, अगली हुकूमत आ जाती है, कौन कोई नहीं करता, तो बाज़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट करके डिसोन हो जाते हैं और अगले हुकूमत में वो। और मुझे खबर को वाइंड अप करना है, ये इलेक्ट्रिक टैक्सियां कब तक, क्या प्लान है, कब तक हमें नजर आएंगी? मेरा तो ख्याल है कि नहीं, अब इतनी बड़ी लाहौर ये तो खुश हो जाएंगे, अच्छा ये भी होने हम खुश हो रहे हैं तो इससे मदद समझ आए। ये बिल्कुल आपको एक ऐसी बात है कि इस साल से अगले साल भी होता नजर नहीं आ रहा। इसकी इम्प्लीकेशन जो है बेसिक बहुत है। आपने इंपोर्ट को ईज करना है, गाड़ियां कौन सी होंगी, कैसी होंगी, एक टैक्सी चलाने वाला तो 1-1 करोड़ की इलेक्ट्रिक कार अफोर्ड नहीं कर सकता। इंटरनेशनल फर्मों से आपने इसकी फिजिबिलिटी पहले तैयार करवानी है, उसके लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए। को तो ना ही समझे। अगली खबर की तरफ आ जाए। 25 अक्टूबर से ट्रॉलियों को बगैर ढांपे शहर में लाने पर पाबंदी, एंटी स्मॉग कैंप कायम किए जाएंगे। जब कभी भी कैंप की बात आती है ना तो फिर वो मुझे याद आ जाता है कि ऊपर सीएम साहिबा की तस्वीर भी लग गई। अच्छा, पहले तो जाएगी, ये आप बता देख दें, लीजिएगा। देखिए सिटी डिस्ट्रिक्ट जो हमारी बल्दिया उसमें है, उसको मैंने भी तकरीबन 8-9 साल कवर किया है। दुर्रे ने ये भी एक अरसे से करते रहे हैं, कमिश्नर को तो ये एक अरसे से कर रहे हैं, ये भी मेरी इस बात को सेकंड करेंगे। ओ भाई, लाहौर शहर में ट्रालियां जो हैं इनको ढांपे बगैर आने पर पाबंदी तो पहले से है, उस पर पाबंदी पहले से है कि भाई आपने जो भी ट्राली आनी है उसका एक टाइम ड्यूरेशन है कि आपने रात 9 या 10 बजे के बाद शहर में एंटर होना है और आपकी ट्राली जो है वो ढकी हो, उसके बाद आप शहर में आए, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें वो इस पे अमल दरामद नजर नहीं आता। दूसरा, स्मोक कैंप लगाए जाएंगे। मुझे बताएं स्मोक कैंप का क्या फ़ायदा। हम हमेशा ये बात करते हैं कि देखें, जब पता है आपको कि आपका शहर जो है वो जब भी स्मोक का सीज़न आता है बहुत बुरी कंडीशन होती है, अवाम, बच्चे, सफ़र करने वाले शहरी जो हैं वो बीमार होते हैं, उसके बाद फ़िज़ा में इतनी आलूदगी होती है, इतनी आमेज़िश होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की कि आप फिर क्या करते हैं। हमने तो ये भी देखा ना, आपको याद होगा कि 2 दिन के लिए जो है वो शहर में ट्रैफिक का निकलना बंद कर दिया गया था और फिर हर चीज़ बंद कर दी गई। तो भाई आप बजाय ये कि आपके सर तक पानी आए, आप जनवरी से क्यों नहीं शुरू कर देते इन चीज़ों पर अमल दरामद करना कि यार स्मोक आने वाली है, ये ज़रूरी हिदायत हम इस पे अभी अमल दरामद जो है वो कर दें। अभी भी आपकी जिस तरह दुर्रे ने आप बात कर रहे थे कि तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या होता है कि अगर उनकी गाड़ी 3-4 साल पुरानी है वो तो बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ पर चलती ही वो गाड़ियां हैं जो 10, 15, 20 साल पुरानी होती हैं, उनको दोबारा पेंट करके चला दिया जाता है और जो गाड़ी धुआं छोड़ रही होती है आप उसको सील करने के बजाय, बंद करने के बजाय आप चालान कर देते हैं कि यार चले हमें तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना। लेकिन ना मुझे अब ये बात बता दे, दुर्रे ने आप इलाकों का जिक्र किया, दाता दरबार, उर्दू बाजार, सब्जी मंडी, रामगढ़, आबिद मार्केट, अंदरून लाहौर वाली साइड के 13 चॉकिंग पॉइंट पर रोजाना एयर क्वालिटी तज्जिया किया जाएगा। माहिरीन बिठाएंगे? नहीं, वो आप समझ नहीं आ रहा कि इक्विपमेंट आपने लिया नहीं। हाँ, आपको इंटरनेशनल जो टेक्नोलॉजीज, चाइना ने सबसे अच्छी इसमें फायर फाइटिंग की है आपकी स्मोक पे। वो क्या करते थे, वाटर स्प्रिंकलिंग के टावर्स लगाते थे मुख्तलिफ इलाकों में एक डिस्टेंस मेंटेन करके। आपने कोई इक्विपमेंट नहीं लिया, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आपने जिन जिन मुल्कों के साथ राब्ते में थे निगरान सेक्टर में, उनसे राब्ते तोड़ दिए। अब आप इससे कैसे लड़ेंगे? अब मॉनिटरिंग जो है वो 100% एक्यूरेट मॉनिटरिंग इस वक्त हो रही है और जो इंटरनेशनल रैंकिंग निकलती है उस पर कोई डाउट नहीं है। नहीं डाउट, उस इंटरनेशनल रैंकिंग में हमारा जो है ना वो नाम बड़ा रोशन सूरज की तरह चमक रहा है। तो हमें उसमें क्या, अब आप मॉनिटरिंग करके वक्त ज़ाया करेंगे, उसके बाद आप उसकी फिर फिजिबिलिटी प्लानिंग हम क्या कर सकते हैं, फिर वो कहेंगे जी अलमाते से रब्ता करें, इधर चाइना दोशंबे चले जाएं, पता नहीं कहाँ चले जाएं, तो वो आपका फिर एक टाइम वेस्टेज है।
ये पुरानी देगों में नया पकवान बनाना हमारी ब्यूरोक्रेसी बंद कर दे, ये काम अब ख़त्म हो चुका है। इमरान ने बड़ी अच्छी बात की है कि आपकी जो ये इम्प्लीमेंटेशन है उस पर अमल होना चाहिए। ये पहले से पाबंदी है, लाहौर में कोई ट्राली, चाहे वो बट्टी है, रेत है, कूड़े वाली है, अमल नहीं ना वो ढांपे बगैर नहीं आ सकती। मुझे सिर्फ ये पूछे कमिश्नर साहब से कि 25 अक्टूबर तक क्या कुछ सुलेमानी चादरें बन जाएंगी? हाँ। आप आज और से क्यों नहीं? आज से क्यों नहीं? और अगर आज से 25 तक पे जो मर्जी है जहां मर्जी फेंक के चला जाए। मतलब कि आपने ये जो रॉयल्टी उनको दे दी है, इस माफिया को आपने ये जो इम्यूनिटी दे दी है उनको, फिर किस चक्कर में है ना कि आज से लेके यानी कि 9 से लेके वो 25 तक जो है ना दोनाती फिरे, 15-17 दिन 25 के बाद उसको कर ले। ठीक है, आप उसको, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, आप बाइख्तियार हैं, आप लाहौर शहर के माई बाप हैं, आपको तो आज से तकरीबन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। फिल फोर और टिल फर्दर ऑर्डर होना चाहिए ये काम। तो ये तो वो स्मोक तो चीजें खड़ी है जिस आपके पर सर जीरो पे। टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन कभी आप रात के टाइम जब ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों का टाइम होता है तो आप कभी शहर की फिजा भी देख लें, हाँ निकल के तो देखिए धुएं इतने और बुरे हालात होते हैं, ट्रैफिक का लोड इतना ज़्यादा हो जाता है। सो इस पर तो फौरी अमल होना चाहिए। और स्मॉग अभी से शुरू हो गई है और काम क्या नज़र आ रहे हैं वो सभी के सामने हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अगली खबर की तरफ आएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे पास अगली खबर है जी, वजीर आला की सड़कों बाजारों की सफाई के लिए 3 दिन की मोहलत। वजीर आला की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर इजलास हुआ है। सड़कों गलियों बाजारों में सफाई के नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी किया गया है। दोनों नायाब सीएम साहिबा का ये सब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं है, ये तो एक मिनिस्टर लेवल का सब्जेक्ट है और मैंने ये पहले भी बात की है कि वज़ीर बल्दियात उनका सब्जेक्ट है। नीचे सेक्रेटरी आपके लोकल गवर्नमेंट है, उनका सब्जेक्ट है। नीचे सीईओ जो आपके हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में, उनका सब्जेक्ट है। उसके नीचे जो 7,000 से 10,000 11,000 तक का अमला, परमानेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल, डेली वेजीज, वो सब मिला के ये उनका सब्जेक्ट है। तो ये सब क्या कर रहे हैं जो सीएम साहिबा? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर वो एक डेडलाइन देती हैं और सफाई की खसूसी मुहिम स्टार्ट होती है, उसके बाद हुकूमत पंजाब के मुशीरान से लेके वज़रा की एक लंबी फ़ौज इस पर कहती है कि जी हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि इस पर अगर आप कागजों में बहुत अच्छा करके भी दिखा देते हैं, करके प्लानिंग भी बहुत दिखा अच्छी देते बता देते हैं। हैं। लेकिन ये इसमें एक पॉजिटिव बात ज़रूर हम उस पर सीएम को देंगे उसके कि उन्होंने फिर भी काउंटर चेक किया होगा, उन्होंने कहीं से कोई रिपोर्ट ली होगी, मुख्तलिफ इदारों से क्रॉस चेक करने के बाद उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया होगा कि जी मैं तो बिल्कुल फ़ारग करती हूँ, ये आपने काम अच्छा नहीं किया, मुझे 3 दिन के अंदर एक काम अच्छा करके दें। ये एक अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है इसके अंदर। और अब दूसरा फैक्टर ये है कि अगर इसके बावजूद भी नहीं होता, ठीक है, 3 दिन गुजर गए, आज से स्टार्ट हो गया, आज बुध है, जुमेरात, जुमे को भी अगर ये नहीं होता तो फिर हफ्ते इतवार को फिर जिम्मेदारान अपने उहदों पर रहेंगे या उनका रहना एक जवाज़ है कि वो रह जाए। और इतनी बड़ी आपके पास ब्यूरोक्रेसी की, अफसरान की एक फ़ौज पड़ी है तो फिर उनको चांस देना चाहिए। मैं तो ये इस हक में हूँ कि अगर एक टास्क आपको नहीं दिया, आपको दिया गया और आपसे नहीं हुआ, आपको दोबारा वार्निंग दी, आपसे नहीं हुआ, तो फिर आपको किसी और काम में खपा लेना चाहिए। ये आपके बस की बात नहीं है। तो फिर मैं लाहौर की इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वज़ीर आला साहिबा देखें, अगर डीसी कमिश्नर साहब, वेस्ट मैनेजमेंट के सीईओ साहब और बाकी लोगों की ये बस की बात नहीं है तो अभी इब्तिदा है, अभी से कोई अच्छी टीम ले आए। ये टाइम आपका बड़ा तेज़ी के साथ गुजर जाएगा। अल्लाह करे जितना भी हुकूमत का लिखा हो, 4 साल है, 5 साल है, 3 साल है, इसको यूटिलाइज़ करें, बेस्ट टीम लगाएं। कैप्टन उस्मान साहब जैसे डीसी लगाएं, सुमेरा में सैयद साहब जैसे डीसी लगाएं, नूरुल मेंगल जैसे लोग लगाएं, अब्दुल्ला खान सुब्बल मरहूम जैसे कमिश्नर लगाएं जिन्होंने 5-5 साल सर्व किया और उन्होंने बताया कि हम कमिश्नर हैं। नो डाउट आप बहुत अच्छे किस्म के लोग आपको मिल सकते हैं, आप उनको लगाएं, आप अच्छे लोगों से ये काम चलाएं, वही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि ये लास्ट वार्निंग होनी चाहिए, इसके बाद कोई जवाब नहीं होना चाहिए। लोग ये फ़र्क करते हैं कि रायविंड के इलाके तो बहुत साफ़ होना शुरू हो गए हैं, अड्डा प्लाट बहुत साफ़ हो रहा है, आपके जाने वाले पाइन एवेन्यू, जौहर टाउन, जो वीआईपी रूट है, सरकारी रूट है, वो तो चकाचौंध है। पीएच ने लाइटें लगा दी हैं, फूल लगा दिए हैं, सफाई के लिए अमला खड़ा होता है। बाकी पूरे शहर के बुरे हालात बिल्कुल ऐसे ही। इमरान देखिए दुर्रे ने आपने जिन अफसरान के नाम लिए हैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, ये अफसरान ही चेंज थे, टीमें तो वही थी, तो फिर काम इन लोगों ने उन्हीं से कराया ना। जब ऐसे लोग आपके अरकान असम्बली के
या आपके करीबी लोगों के अहकामात जो खिलाफ कानून हो ना माने, फिर आप उन्हें उठा के खुडे लाइन लगा देते हैं, और ऐसे खुडे लाइन लगाते हैं कि दोबारा आप उनको कोई की पोस्ट पे आप लाते ही नहीं। फिर आपको इससे गर्ज नहीं है कि अवाम को सहूलत मिल रही है ना या नहीं, या वो लोग जो है वो कितना बेहतर काम करते हैं। आप कहते हैं जी आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है भाई, आप साइड पे बैठे रहो। दुर्रे आप बिल्कुल ठीक बात कर रहा, और अगर आप शहर की बात करें, सिर्फ ये सड़कों की बाज़ारों की बात ना करें, लाहौर शहर में अभी भी नालों की सफाई की ज़रूरत है, ग्रीन बेल्ट्स की सफाई की ज़रूरत है, पार्कों की सफाई की ज़रूरत है, ठीक है, और ये सड़कों और बाज़ारों को छोड़े गली मोहल्लों की सफाई की ज़रूरत है। कल ही मैंने अपने एरिया की 3-4 तस्वीरें जो है ना वो इस कंपनी वेस्ट कंपनी को भिजवाई हैं, और मैंने कहा है जी कि आपका स्टाफ जो है, मैंने कॉल करके खुद कंप्लेन दर्ज करवा के मैंने ये कहा, पहले मैंने ये पूछा कि आपका जो स्टाफ है आप उसको डेली उजरत देते हैं सफाई सुथराई की? उन्होंने कहा जी सर, हम जो तनख्वाह देते हैं वो डेली की बुनियाद पर होती है। मैंने कहा 4-4 दिन से इन एरियाज़ पर नहीं आए। कहते सर ये मुमकिन नहीं है। मैंने कहा मैं आपको तस्वीरें भिजवाता हूँ, आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ रहें। मैंने उनको जनाब तस्वीरें भिजवाई। कहते सर ये तो, मैंने कहा ये एक एरिया की बात नहीं है, ये मैं आपको 4 डिफरेंट एरियाज़ की बात बता रहा हूँ कि आपका स्टाफ 3-3, 4-4 दिन आता ही नहीं। तो वो चीजें अब गई कि डेली बेसिस पे जो सफाई सुथराई होती थी। शहर में काम का लोड बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है इतनी, डर खौफ नहीं है। हाँ, एक तो डर खौफ नहीं रहा, दूसरी बात है कि अफसरान जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, अमला नहीं है, निकलना पसंद नहीं करते। मैं देख रहा था डिप्टी कमिश्नर साहब जब आए तो उन्होंने बहुत निकले, लेकिन अब वो बिल्कुल कमरे तक महदूद होकर रह गए हैं। कमिश्नर साहब भी शुरू में निकलते थे, अब वो नहीं निकलते। तो जब तक ये अफसरान नहीं निकलेंगे, ये चौक चौराहों पे नहीं खड़े होंगे, ये इंस्पेक्शन की रूटीन नहीं बनाएंगे और अपनी तमाम पावर्स जो उनको दी गई हैं उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और अपने नीचे जितना निज़ाम आप डेली ना करें, हफ्ते में एक दिन रख लेना। एक दिन भी क्या, आप पूरा शहर जो है ना, अगर आप चाहें तो 3 से 4 घंटों में आप पूरा शहर घूम सकते हैं। आपने किसी टाउन में जाना है ना, आधा घंटा किसी एक टाउन को दें, आपके सारे टाउन कवर हो जाते हैं 3-4 घंटों। बेहतरीन शेड्यूल बनता है कि एक दिन आप खड़े हो जाए मंडियों में, देखें कि किस तरह से इनकी बोलियां चल रही हैं, क्या उसकी अगले दिन आप सफाई के लिए कहीं खड़े हो जाए। पुराने डीसीज खड़े होते थे ना, हमने उन्हीं से ये चीजें, कमिश्नर भी खड़े होते थे और खड़े होते थे और वो देखते थे कि क्या चल रहा है, और उसके बाद चीज़ों पे वो आके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो कानून पास करके अपने ऑर्डर्स देते थे कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि हम ये देख के आए ये चीज़ें ऐसे नहीं हो रही। अब किसी को नहीं पता होता, वो सिर्फ एक 1 पेजर जाता है, वो कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब पढ़ लेते हैं, अच्छा ये हो रहा है, उस पर एक मीटिंग बुलाई जाती है, सिटी 42 को खबर जारी की जाती है, हम उस पर ब्रेकिंग में इमरान जैसे रिपोर्टर्स ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन टोटल चल रही है। कुछ नहीं होता। तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है ना, आपकी टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ही विजुअल्स पे चल रही है। जब विजुअल एडमिनिस्ट्रेशन होगी ना तो ऐसे ही होगा। सीएम साहिबा का नोटिस मोहलत काम आएगी या नहीं? बहुत मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल। लाहौर शहर के बड़े मसाइल हैं, लाहौर शहर के बड़े बारीक मसाइल हैं। आपकी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के पास जो लाहौर में महमूद बूटी के मकाम पे लैंडफिल साइड है, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। आपके पास जो मशीनरी जो ली गई थी वो उनकी मेंटेनेंस ना होने से, उनका गैर जो है वो एक इस्तेमाल होने से टेक्निकल वो जवाब दे रही है। आपके लोग जो हैं वो बीमारियों में हैं, आपके सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो क्रॉनिकल डिजीज़ में चले गए हैं। सफाई करने वाला अमला जो है वो जिगर के दीगर मसलों के, किडनी लिवर, पता नहीं किस किस बीमारियों के अंदर है। मैं तो उनको देखता हूँ, मैं तो रोज़ उनके फील करता हूँ इन चीज़ों को। तो आपका ये स्टाफ ना उसको कोई हेल्थ की मिल रही है, ना उसको कोई और चीज़ मिल रही है। सफाई इकदाम के हवाले से बस ठीक है, उनको एक पीली कमीज़ दे दी है, चाहे वो मर्द है औरत है, तो वो पहन के अपने आम कपड़ों के ऊपर पहन के, सर पे टोपी रख के, एक पतली सी जैकेट पहन के वो आपको झाड़ू मारते नजर आएगी, लेकिन उसके बाद कोई ये चीज़ें ठीक पता कैसे होती हैं। एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, दुर्रे ने आपको भी अच्छे से ये बात याद होगी कि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला थे। एक बार वो गुलबर्ग से कहीं गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक साइड पे ना मलबा पड़ा हुआ है। उन्होंने उसी वक्त कहा कि यहाँ का टीएमओ कौन है। उस बेचारे टीएमओ को उसी वक्त उन्होंने सस्पेंड किया, और वो बेचारा पता नहीं कितने महीने जो है सस्पेंड रहा। उसके बाद वो बंदा जो है ना, उसने अपने टाउन में सफाई सुथराई के मामला को इतना आला कर दिया। के बाद अगर कोई बड़ा एक्शन लिया जाए तो मेरे ख्याल ये असल चीज है, फिर काम होता है। लेकिन मोहसिन साहब तो मोहलत भी नहीं देते थे। सही कहा आपने, वो तो सस्पेंड भी नहीं करते थे, मोहलत भी नहीं देते थे, काम हो जाता था। लेकिन वो बार बार जाके चेक करते रहते थे ना, ये वजह थी। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगली खबर ये है कि आज हड़ताल का ऐलान किया गया है। फार्मर्स और सप्लायर्स मिलकर ब्रायलर की कीमतों को मसनूई तौर पर बढ़ा रहे हैं। हम किसी सूरत मुर्गी को ब्लैक करने की इजाज़त नहीं देंगे।
इमरान भाई। चले जी, अच्छी बात है कि अवाम की बजाय रिटेलर जो है वो खुल के सामने आए हैं और रिटेलर जो है अब उसको पता है कि ये मसनूई कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। वैसे भी माजरत के साथ मुझे तो लगता है कि ये ब्रायलर मुर्गी को फ़रोख्त करने और इस कारोबार को कोई पूछने वाला है ही नहीं। और देखें ना, जिस तरह उन्होंने बयान किया है कि फार्मर और सप्लायर जो है ये मिलकर रेट जो है वो निकालते हैं और मसनूई रेट निकालते हैं। इतना बनता भी नहीं रेट जो निकाला जाता है। मतलब मुर्गी जो है वो 600 रुपये किलो जो है वो बिक रही है। और दूसरी बात यह है कि शहर में अब एक और नई चीज़ जो है ना वो शुरू हो गई। खैर, एक सिलसिला तो पहले ही था कि जब आप गोश्त लेने जाते हैं, गोश्त के पैसे आप पे करते हैं, लेकिन इसके साथ वो आपको जनाब चूंच जो है वो भी डाल के देंगे, गर्दन जो है वो भी, उसका भी रेट होगा। तो ये तो सबको पता है कि ये चीज़ें जो है वो चलती हैं। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ मसला जो है वो सामने अब शहर में ये है कि जब आप जाते हैं, रेट जो उन्होंने लिखा होता है ना वो 1 kg का नहीं लिखा होता, वो 800 ग्राम का रेट जो है वो लिखा होता है। उसकी रीजन और किसी को पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो 200 ग्राम जो है वो खुद काट लेते हैं। एक तो आपने गोश्त लिया, ठीक है जी, वो सफाई सुथराई करके उसने आपको गोश्त दिया, चले 200 ग्राम उसमें चला जाता है। फिर जब आप उसको पैसे देते हैं रेट के, कि ये मैं कहता हूँ कि शहर की जो 80 से 90% आबादी है उसको पता ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। हमें इसलिए पता है क्योंकि हम रिपोर्टर्स हैं, हमें इसलिए पता है कि हम मार्केट में जाते हैं, हमें इसलिए पता है कि हम उनका इंटरव्यूज़ करते हैं। और ये चीज़ आप यकीन जाने वाकई ऐसा होता है। मैं शहरियों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी वो मुर्गी खरीदें, वो उससे पूछ लें कि ये 800 ग्राम का रेट है या 1000 ग्राम का। वो फिर आपको बता देता है कि जी ये 800 ग्राम का रेट है। बिल्कुल, कि ये ज्यादती हो रही है अवाम के साथ और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब 1 किलो के आप पैसे देते हैं, उसके बदले आपको सिर्फ 600 ग्राम मुर्गी मिल रही है। बिल्कुल ऐसे दुरे ने आप। अच्छा, ये बड़ी एक मुस्बत बात है कि आपके लोगों के थोड़ा सा रिलेक्टेंट होने पे, मुर्गी के जो खरीदो फरोख्त में कमी आने पर अब रिटेलर को पता लगा है कि ये तो पीछे सारा गड़चोर है और जब ये रेट बढ़ाते हैं तो उसका बराह रास्त नुकसान जो है वो दुकान वाले को होता है, वो मुर्गी फरोश को होता है। जब उसके पास बिक्री कम होती है, जब उसके पास ग्राहक कम आते हैं, जब उसको पूरा दिन बैठ कर जाना पड़ता है, तो उसको एहसास होता है इस चीज़ का कि ये रेट कम होगा तो उनका भी जो है वो कारोबार चलेगा। और इसमें जो पीछे बैठे हैं होल सेलर हैं, चाहे वो पीछे कोई आपकी फीड दे रहा है या कोई आपको, उनका तो कारोबार चल रहा है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं है। जब वो महंगी चीज़ किसी दुकानदार को देते हैं, रिटेलर को देते हैं, जब वो आगे किसी बंदे को आम शहरी को देने की कोशिश करता है, बेचने की कोशिश करते हैं, तो वो वहाँ से उनकी जेब इजाज़त नहीं देती, वो चला जाता है। ये एक ऐसा सर्कल है जिसने अब इसको थोड़ा सा टाइट किया है और अब रिटेलर के बाद मुझे उम्मीद है कि होल सेलर भी इस पर होश के नाखुन लेगा। उसको भी समझ आएगी कि मैं जो पीछे से महंगी मुर्गी ला रहा हूँ, आगे होल सेल में रिटेलर को दे रहा हूँ, रिटेलर लेने को तैयार नहीं है, होल सेलर का माल पड़ा है। ठीक है, अगर कुछ लोग और थोड़ा दिन इस चीज़ को पक्के हो जाएं कि कम से कम इसका इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें, फिर शायद इसके कोई मुस्बत, फिर शायद इसके नहीं, इसके 100% मुस्बत असर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त और मेरे ख्याल से वो जो जम के मुकाबले वाला इवेंट होने जा रहा है, जिसकी भरपूर तैयारी की जा रही थी। पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन और ऐसे गार्डन के इश्तराक से इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट का ये तीसरा इनेकाद किया जा रहा है। इससे कबल जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान और ईरान, और अब बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने जा रहा है। तो जब मद्दे मुकाबिल टीम इंडिया की होती है तो जज्बा भी अलहदा से होता है, तैयारी भी अलहदा से होती है, एक्साइटमेंट भी अलहदा से होती है। हमारे मेहमान जिन्होंने मैं ज्वाइन किया, मैं तारुफ कराना चाहूँगी बाबर राजा साहब, सदर पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन, और असद वड़ाइच प्रोफेशनल MMA फाइटर हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर राजा साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। बिलाशुबा ये बड़ा इवेंट होना जा रहा है जिसकी तैयारी आप लोग कर भी रहे हैं, कर भी चुके होंगे। इससे पहले जो दोनों कामयाबियाँ आपने समेटी, उसके बाद कैसी तैयारी है आप? जी, अगर हम इवेंट की बात करें तो वो हम बड़ा क्लोजली हमारे फाइटर्स लड़े थे, लेकिन दोनों इवेंट्स में हम एक फाइट से वो इवेंट्स हार चुके थे। इस फाइट में बेसिकली जो पाकिस्तान इंडिया है, मुझे ये लगता है कि हम थ्रू आउट जो तैयारी कर रहे थे वो पाकिस्तान इंडिया की कर रहे थे, और उम्मीद है कि इस दफ़ा हमारे फाइटर्स भी बहुत ज़्यादा इन्होंने तैयारी की है।
और उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह हम जीतेंगे। फाइटर एक हमारे साथ भी बैठे हैं, प्रोफेशनल फाइटर हैं। कैसा लगता है, कितना जब तैयारी करके आप मैदान में आते हैं तो क्या जज्बा होता है? जी बिल्कुल, पिछले 3-4 मंथ से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं इसी फाइट के लिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए, और एक्साइटेड हैं लड़ने के लिए उधर इंडिया के साथ। सही। सो बाबर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली ये एक बड़ा इवेंट है, बहुत सारे लोगों की नज़रें इस पर होती हैं। अपने फाइटर्स को आप किस तरह से तैयार करें, ट्रेनिंग का अमल क्या होता है? देखिए, इसमें बेसिकली तो ये एक एमेच्योर सर्किट से ऊपर आए होते हैं फाइटर्स, इनकी एक हिस्ट्री होती है सालों की। उसके बाद जो प्रो सर्किट है उसके अंदर भी फिर मिक्स मार्शल आर्ट्स एक मार्शल आर्ट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं, मुआय थाई है, किक बॉक्सिंग है, ताइक्वांडो है, उसके अंदर ग्रैपलिंग, जुजित्सु, रेसलिंग, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कराटे। फाइटर्स का हमारे बेस्ट पार्ट क्या है जिन्होंने टीम के साथ मुकाबला? ये तकरीबन हर चीज़ में आ गया। अच्छा। इस दफ़ा इन्होंने बहुत मेहनत की और अपने तमाम आर्ट्स पे इन्होंने अबूर हासिल किया, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम कुछ करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कुछ गेम के कुछ असूल जो हमने अगर आप मैदान में हैं तो याद रखने हैं, जिसकी वजह से आपकी फ़ाइट ख़राब हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिन पे पाबंदी है, लेकिन ये मिक्स मार्शल आर्ट है, इसमें सब कुछ कर सकते हैं। ग्रैपलिंग, रेसलिंग, बीजेजे, स्ट्राइकिंग, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग। तो ये 5 मिनट का राउंड होता है और 5 मिनट बस लड़ना होता है। ऊपर खेलें, स्ट्राइकिंग में खेलें, या नीचे खेलें, ग्राउंड पाउंड में खेलें। 5 मिनट के 3 राउंड। सही। बाबर साहब, ट्रेनिंग का मरहला क्या होता है? अब जैसे जैसे मुकाबला करीब आएगा, जिस तरह से आपने प्लेयर्स की ट्रेनिंग करनी है, कितनी मैटर करती है? इनका तो एक कैंप चल रहा है ऑलरेडी, ये 1 महीने का कैंप है। इसके अंदर इनकी हर टेक्निक के ऊपर काम किया जा रहा होता है, इनके वेट्स पे काम किया जा रहा होता है, इनकी साइकोलॉजी, डाइट कंट्रोल, डाइट पे बहुत ज़्यादा देखा जा रहा होता है, इनकी साइकोलॉजी पे काम किया जा रहा होता है। तो ये सारे एक्सपर्ट जो हैं वो इनके साथ जुड़े होते हैं। और क्योंकि जब आप मैदान में जाते हैं तो फिर ये तो एक्चुअल वो चीज़ है ना जिसमें आपने बोल के मारना है। इसके अंदर और तो कोई वो नो बार्स और नो लिमिट्स वाला सीन होता है। और वहाँ पे आपको अपने आप को डिफेंस भी करना है, अपना एक्टिव रहना है, फोकस्ड रहना है कि कहीं किसी जगह पे एक ही पंच लगेगा तो आप नॉकआउट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा शार्प गेम है, और इसके लिए तकरीबन 1 महीने से इनका जो प्रॉपर कैंप है वो चल रहा है। तो लड़कियां भी क्या इस खेल की तरफ आ रही हैं? रुझान कैसा है? आपने देखा जो हमारी नेशनल चैम्पियनशिप है उसके अंदर 300 से ज़्यादा लड़कियाँ इस दफ़ा उन्होंने पार्टिसिपेट किया। प्रोफेशनल सर्किट में हमारे पास सिर्फ एक लड़की है जिसमें ये लोग खेल रहे हैं, अनीता। वो इस वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट में है थाईलैंड में। तो लेकिन ये कि जो पीछे से लड़कियां आ रही हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, जो नर्सरी है बेसिकली इनकी, उसमें बेशुमार लड़कियां आ रही हैं। और मुझे ये लगता है कि अगले 2 सालों में हम 10 से 12 प्रोफेशनल लड़कियां भी तैयार कर लें। चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, वो जो बैनुल-अक़वामी सतह पर ट्रेनिंग दी जाती है, आपको लगता है कि अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुँच रहे? हमारे फाइटर्स जाते हैं और बाहर जाके ट्रेनिंग लेते हैं। हम कुछ लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं हमारे बजट्स के हिसाब से, उसकी वजह से हम ये देख रहे होते हैं कि हम किस तरह जाएं। बहुत सारे फाइटर्स इस पे भी परेशान होते हैं। फेडरेशन के लेवल पे हमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं हो रही होती तो हम प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन ये कि इस इवेंट के बाद हमारे एटलीस्ट जो 5 या 6 फाइटर्स हम देखेंगे कि जिनमें स्कोप है, उनको हम बाहर भेज रहे हैं। और अगला स्टेप ये है कि बाहर से हमारे जो एक्सपर्ट कोचेज़ हैं वो आ रहे हैं, और वो अगला साल पूरा जो हमारा है वो कोचिंग पे लगेगा। मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा ब्राइट है MMA का। पूरी दुनिया में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है, और पाकिस्तान में भी अब इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मुझे ये लगता है कि 2-3 सालों के अंदर अंदर जिस तरीके से ये काम हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है ना वर्ल्ड टाइटल्स की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह जी। मिक्स्ड मार्शल आर्ट का ये जो तीसरा और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, कब, कहाँ और क्या शायकीन को ओपन इनविटेशन है, सब देखने भी आ सकते हैं? इसके अंदर जी pmmaf.org हमारी वेबसाइट है, इस पर भी डिटेल्स हैं। और जो टिकट है वो है bookme.pk पे इसकी टिकट मिल रही है। ऐसे गार्डन्स में एम्फी थिएटर है, वो एक जगह देखने वाली है, जो इटालियन एक कोलोसियम है उसकी तरह का हमने एक बनाया है यहाँ पे। वहाँ पर जो इटालियन फाइट्स हुआ करती थी रोम के अंदर, वैसा एक इम्प्रेशन है।
आप इसको ज़रूर देखने आएँ। वहाँ पर ये इवेंट हो रहा है और 27 अक्टूबर को 6 बजे ये होगा, लाइव होगा। हमारी फेडरेशन के पेजेस पे भी है, लाइव है, और इस वेबसाइट पे भी हम इसके लिंक्स शेयर कर रहे हैं, जो अगर कोई नहीं आ सके तो लाइव देख सकते हैं। सही। असद, आपने जो है वो कब MMA ज्वाइन की और किस तरह से प्लान किया फाइट? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जी ऐसी कोई हड्डी वगैरह टूट गई, परेशान हो जाएंगे, तो कैसे आपने ज्वाइन? जी मैंने 10 साल पहले मुआय थाई शुरू की थी, मुआय थाई बॉक्सिंग। उसमें नेशनल चैम्पियन हूँ 2 दफ़ा, वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। फिर किक बॉक्सिंग की है, उसमें 4 दफ़ा नेशनल चैम्पियन हूँ। फिर UAE चैम्पियन हूँ, UAE में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 2 दफ़ा नेशनल चैम्पियन बना था UAE में। उसके बाद MMA स्टार्ट की है। MMA में ये है कि सारी गेमें मिक्स करके ये एंड पॉइंट है मार्शल आर्ट का, लाइक इससे डेंजरस गेम कोई नहीं है, तो इसकी तरफ आने को दिल किया। फिर ये अभी कर रहा हूँ, 4 फाइटें की है, अभी 5वीं फाइट इंडिया अपने के साथ करियर है। की जो अभी आपको मुश्किल तरीन घड़ी लगी हो, कोई चोट ऐसी लगी हो जो आपको याद हो? चोटें तो लगती रहती हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो ट्रेनिंग में टूट जाती हैं। अभी पिछले तकरीबन 4 मंथ पहले मेरी ये फिंगर टूटी हुई थी। ओहो। अभी 3 मंथ पहले अभी ये थंब टूटा हुआ था, तो ये नॉर्मल सी बात है। कितनी ये देर का ज़रूरी नहीं। रेस्ट होता है? फिर तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाता होगा? डॉक्टर्स तो कहते हैं आप साल आप फाइट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन अभी 2 मंथ हुए हैं, मैं वापस ट्रेनिंग में आ गया हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, फाइट के लिए तैयार हूँ। सो अपनी डाइट वगैरह का कैसे ध्यान रखते हैं? डाइट जब फाइट करीब आती है तो बिल्कुल शुगर वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं, कार्ब्स कम कर देते हैं, और साफ़ सुथरा खाना जो है उस पर फोकस करते हैं, ताकि जो एनर्जी है वो बहाल हो। सही। सो ये फाइटर्स को सिर्फ फोकस नहीं रहना, अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। मुझे ये बता दें, हाँ, वो नौजवान जो कि मिक्स मार्शल आर्ट की तरफ आना चाह रहे हैं, प्लेटफॉर्म कहाँ तलाश करें? देखिए, हमारी वेबसाइट है pmmaf.org, इस पे जाएं। पूरे पाकिस्तान में हमारे सर्टिफाइड क्लब्स हैं। आपके साथ हम पिछले 3-4 सालों से इस जर्नी में शामिल हैं। आप देख रही हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह 700 से ज़्यादा क्लब्स हैं जो ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे से सर्टिफाइड MMA सिखा रहे हैं। ठीक। तो आपको अपना करीबी कोच भी मिल जाएगा और अपना करीबी क्लब भी मिल जाएगा। दूसरा ये कि हमारी नेशनल चैम्पियनशिप हर साल होती है। हम इन तमाम लोगों को जाके उनकी जगहों पे जाके उनके ट्रायल्स कर रहे होते हैं। जो नेशनल चैम्पियनशिप नंबर 4 है, जो अभी चल रही है, NFT 4, उसके हमने गिलगित बल्तिस्तान में जाके ट्रायल्स कर लिए हैं। हमने बलूचिस्तान में जाके कर लिए हैं, पंजाब के हो गए हैं, अभी 3 जगह के और रह गए हैं, KP, कश्मीर, इस्लामाबाद। तो कहने का मकसद ये है कि MMA का प्लेटफॉर्म अब आ गया सबके पास। अब ये कि सिर्फ इसको जाए, और ये बेस्ट फॉर्म है फिटनेस की, ये इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को आप ये स्किल सिखाएं, उनको मोबाइल फ़ोन से अच्छा, अपनी तरफ से तो आप एफर्ट कर रहे हैं और बहुत देर से एफर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है? देखिए, गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है एफिलिएशन का, वो हम उनके हिसाब से उस तरह चल तो रहे हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कभी गवर्नमेंट आती है और जाती है, वो जो पॉलिसीज़ हैं, तो हमने गवर्नमेंट पे रिलाई करना, हमारा शुरू से ये था कि अगर हम गवर्नमेंट पे रिलाई करेंगे तो शायद हमारे काम उस तरह ना हो। तो हमने प्राइवेट सेक्टर्स के लिए इसको एक मार्केटिंग टूल बनाया, और जब वो प्राइवेट सेक्टर बीच में आए तो उनकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हुई, स्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हुई। बिल्कुल ऐसे ही। सो अब मैं असद आपसे जानना चाहूँगी, हर गेम से ना आप कुछ सीखते हैं। सो फाइटर के नाम जब आता है तो लगता है अच्छा बड़ा गुस्से वाला होगा, मार ना दे। क्या ये गेम आपको पेशेंस भी सिखाती है? ये गेम आपको लाइफस्टाइल अपना अच्छा करना भी सिखाती है? क्या क्या सीखा आपने? जी, मोस्टली लोग ऐसे ही कहते हैं कि जो फाइटर हैं वो गुस्से वाले होंगे, इनसे बात करें तो ये गुस्से से बात करें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात करता है वो बिल्कुल तारीफ़ करता है पीछे जाके। तो फाइटिंग हमें डिसिप्लिन सिखाती है, रहने सहने का तरीका सिखाती है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, अच्छा खाना, डिसिप्लिन से खाना, सारा कुछ जो है वो मैनेज करना, ये सारा कुछ जो अपने करियर की मुश्किल तरीन फाइट बता दे, कौन सी थी जो आपको लग रहा हो कि ये मुकाबला सख्त है और मैंने जीतना है? मुश्किल तरीन तो कोई भी नहीं लगी। नहीं।
अभी इंडिया के साथ है तो वो भी इतनी मुश्किल नहीं लग रही, इंशाल्लाह जीतूंगा। क्योंकि मुश्किल तरीन जो पार्ट होता है वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सो ट्रेनिंग जो कितना है टाइम अपनी ट्रेनिंग को दे रहे हैं? ट्रेनिंग को 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को जी। सही। सो आप ये देखिए जी कि आपकी पर्सनालिटी में भी जो चेंजेस आती हैं, वरना अदरवाइज़ लोगों को लगता है पता नहीं कोई फाइटर है तो उसकी पर्सनालिटी बड़ी हार्श होगी, इस तरह की होगी, लेकिन आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। अच्छा जी, हमने अब इसको फ़रोग देना है, हमने कौन से ऐसे इकदाम उठाने हैं कि इसकी तरफ ज़्यादा नौजवान भी राग़िब हों? ऑब्वियसली आपके नौजवान ज़्यादा आएंगे तो आपको एक सेहतमंद माशरा भी नज़र आएगा, एक हेल्दी एक्टिविटी भी होगी। तो इसके फ़रोग के लिए क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत? देखिए, जो हमें एक्सपीरियंस से समझ आ रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसके अंदर ज़्यादा है, और प्राइवेट सेक्टर दुनिया में MMA को बहुत ज़्यादा ओन कर रहा है, क्योंकि ये उनके लिए एक मार्केटिंग का सबसे बड़ा टूल बनता जा रहा है। तो पाकिस्तान में भी ये अवेयरनेस लानी ज़रूरी है, और सिटी 42 का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को ऊपर लेके आए हैं। तो इस तरह बाकी चैनल्स हो गए, मार्केटिंग वाले हो गए, आपके गवर्नमेंट के जो कुछ ऐसे इदारे ज़रूर होने चाहिए जो स्पोर्ट्स की नर्सरीज़ पे भी काम कर रहे हो। हम देखते हैं कि जो कोई जीत के मेडल लेके आ जाता है उसको तो हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन जो नर्सरीज़ नीचे काम कर रही हैं, जिस तरह हमारी नेशनल चैम्पियनशिप है, ये बेसिकली वो नर्सरी है जो इस तरह के फाइटर्स को ऊपर लेके आ रही होती है, इनको बना रही होती है, इनके जर्नी में इनके साथ होती है, उनको ज़रूर सपोर्ट करें। क्या अपने फाइटर्स को ये भी सपोर्ट किया जाता है कि अगर वो बाहर जाके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मज़ीद अच्छा सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये भी सपोर्ट है? कुछ हद तक तो है, लेकिन इसका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर किस हद तक जा सकता है, उस हद तक तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट लेवल के बड़े काम हैं। अगर हमारे 12 या 15 बंदे कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप समझें कि ये कोई 2 करोड़ रुपए का खर्चा है। बिल्कुल ऐसे। बाबर साहब, कुछ चीज़ें जो आप चाहते हैं कि बतानी ज़रूरी हैं कि जो लोग इस फील्ड की तरफ आना चाह रहे हैं, फाइटर, कुछ एज लिमिट, वेट लिमिट, आपने किस तरह से क्या क्या अपनी प्रिपरेशन करनी? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो हमारे एक्सपीरियंस में भी आ रहे हैं कि स्पेशली गर्ल्स, उनको बीच में आना चाहिए। इसमें एज लिमिट कोई नहीं है, ये स्किल है बेसिकली। और उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं किसी भी एज के, किसी भी प्रोफेशन के, स्पेशली जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं या जो और इस तरह के बच्चे हैं, अगर आप उनको मार्शल आर्ट में लाएंगे, हमारे एक्सपीरियंस में आया है कि उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तेज़ी से वापस आई है। वो स्पेशली जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, जब वो इस चीज़ में आते हैं ना, तो वो बहुत ज़बरदस्त एक एक्टिविटी उनकी ज़िंदगी में शुरू हो जाती है, एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। बिल्कुल। बड़े बच्चे हो गए, ख़वातीन हो गए, मैरिड ख़वातीन हो गई, ये एक ट्रेनिंग है बेसिकली। और अगर आप MMA की ट्रेनिंग 15 मिनट कर रहे हैं तो वो 1.5 घंटे की ट्रेडमिल से बेहतर है। सही। तो इस तरह MMA को जो जिस तरह हम बॉलीवुड में देख रहे हैं या हॉलीवुड में देख रहे हैं, वहाँ के बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, अब वो MMA की से अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और फिटनेस पे आ रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल एक लाइफस्टाइल है, और हर एज के लिए है। जो भी आपकी एज है, 2 साल से लेके आप 100 साल तक की एज में इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर जैसे जो इन्होंने फ़ाइट करनी है तो उस फाइट की, लेकिन उससे पहले जो अपने आप को, अपनी बॉडी टोनिंग है, अपना फिटनेस है, अपना स्ट्रक्चर ठीक करना, अपनी बाकी चीज़ें ठीक करना, उसके लिए MMA एक लाइफस्टाइल है, उसमें सबको आना चाहिए। सही। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस मेरा मैसेज यही है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी MMA बहुत ऊपर जा रहा है, और ये आप सबकी वजह से जा रहा है, इसको कंटिन्यूली सपोर्ट करें। बिल्कुल। और आपको जीत के लिए दुआ भी करनी है जी। पाकिस्तान और इंडिया का ये मुकाबला होने जा रहा है, देखने भी ज़रूर जाएं। तो साथ ही साथ आप ये जो लोग हैं, इनको आपके हौसले की बहुत ज़रूरत होती है। सो इसका जो है आपने ज़रूर भरपूर साथ भी देना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे जैसे दौर जदीद होता जा रहा है, नई नई चीज़ें सामने आती जा रही हैं। आप अक्सर अपने कभी मार्केट का विज़िट करें या आप कभी सोशल मीडिया विज़िट करें, तो आर्ट की बहुत मुनफरिद चीज़ें आपके सामने आती हैं, जो कि आपके घर की या आपके रूम की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देती हैं। सो इस खूबसूरती को बढ़ाने वाले लोग जो होते हैं वो ख़ुद बड़े खूबसूरत होते हैं, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत स्पेशल सलाहियतें दी होती हैं। आर्ट के मुख्तलिफ इक़साम हम डिस्कस करते रहते हैं। आज जो हम आर्ट की किस्म आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज थी, क्योंकि मैंने पहले कभी इस बारे में सुना भी नहीं, देखा ज़रूर था, क्योंकि ये चीज़ें आपको मार्केट में तो नज़र आती हैं, लेकिन इसके पीछे
कौन सा आर्ट होता है, कौन से आर्टिस्ट होते हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद है। रीजन आर्टिस्ट हैं जी हुमैरा ताहिर, उनको हम वेलकम कहेंगे। और ये खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस जो हैं ये बनते कैसे हैं, हमारी मेहमान हमें बताने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने आर्ट की बहुत सारी शक्लें देखी, रीजन आर्ट क्या होता है? यार ये बेसिकली रेज़न इज़ अ केमिकल मटेरियल, तो इसको किसी क्योरिंग एजेंट के साथ जब हम मिलें तो एक ड्यूरेबल और सॉलिड हमें एक मटेरियल मिलता है। ठीक है। तो बेसिकली ये रेज़न आर्ट है। उसमें हम फिर डिफरेंट कलर्स ऐड करते हैं, उसको मोल्ड्स में डालते हैं, उसको फिर उसका क्योरिंग टाइम होता है। शेप आप जो बनाना चाह रहे हैं, जो वहाँ जो भी बनाना चाह रहे हैं वो हम जो है वो। ठीक है। सो इससे हर तरह का इस आर्ट से आप कुछ भी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ें मेरे सामने पड़ी है ना, ये देखें जी जी ये है आपके पास, और फिर ये ग्लास पोस्टर्स कवर। जी जी ये देखिए ग्लास कवर भी हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। सो कुछ भी बनाना चाहें कस्टमाइज चीज़ें इससे बन सकती जी हैं। बिल्कुल कस्टमाइज करो, मतलब होती हैं, जो भी चीज़ बनाना चाहें बन जाती सही। है। सो इसको आप हमें बनाना भी सिखाएंगी, तो मुझे कुछ चीज़ें बेस जिससे स्टार्ट लेती हैं आप वो बता दें ज़रा। बेस, अब ये मेरे पास MDF की एक क्लॉक है जिसको मैं आपको सिर्फ बेस, क्योंकि इसका क्योरिंग टाइम जो होता है वो 24 आवर्स का होता है। ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इसका बेस बनाना सिखाऊंगी। जी, ज़रूर। जो कि मुझे अच्छा, आपने चीज़ें भी साथ साथ बतानी है कि क्या क्या यूज़ करें। जी जी ये क्योंकि ये रेज़न केमिकल होते हैं तो ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। बिल्कुल, इसकी प्रिकॉशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आपने ग्लव्स पहनने हैं, मास्क आपने जो है वो अच्छा। लगाने, और आपका जो एरिया है अच्छा मतलब वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए। ठीक है। उसके बगैर जो ये है केमिकल्स कौन से यूज़ होते हैं, हमें ये भी बता दें। यार ये केमिकल, इसको रेज़न आर्ट कहते हैं। ये केमिकल है और साथ इसका हार्डनर जो है वो हमें मिलता है। ये हार्ड होते हैं? जी, जी। हार्ट को इसको सेफ रखना है इससे। बिल्कुल, ये तो आपका एलर्जी हो सकती है, आपको इसको आपको काफ़ी जो है वो, अरे मुझे पता नहीं थोड़ा सा। सही। अच्छा, साथ साथ चीज़ें भी आप दिखा रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। अब अच्छा कितना टाइम लग जाता है एक ऐसा आपको पीस तैयार करने में? यार ये तकरीबन 3 से 4 दिन, अगर लेयर्स पे आपको काम करना है Don't तो tell फिर तो me। मतलब बिल्कुल इसको अगर आपने बनाना है तो ये 3 से 4 दिन लगेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये लेयर्स में काम हुआ। पहले इसकी बेस बनती है, फिर आपने देखा है इसमें फ्लावर्स हैं, फिर उसके बाद वो हम अरेंज करते हैं, उसके बाद इसकी फिर मतलब ऊपर- बेस ड्राई होगी तो ऊपर वाला हाँ काम जी होगा। बिल्कुल, ये यानी है। आपने एक पूरा दिन इस बेस को ड्राई होने में रखना है। बेस 12 बन गई, जी, जी। उसको ड्राई होगा, फिर ऊपर उसके ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं, जी वो मैं सेट करूंगी। उसके बाद इसमें हम तो ओरिजिनल फ्लावर्स भी ऐड कर सकते ये हैं। बिल्कुल ओरिजिनल ही है। अच्छा वाह, एक दो आप फिर दिखा देंगी। ओरिजिनल फ्लावर्स हैं और इनको ड्राई करके ऐड किया गया है। और ड्राई जी। भी मैं खुद ही करती हूँ। अरे वाह, जबरदस्त। फ्लावर्स ड्राई भी जो है वो मैं खुद है। अभी ये आप बेस मिक्स क्या क्या कर रही हैं? है, ये हार्डनर है ठीक है। और ये रेजिन है। अब हम इनका रेशो 2:1 की रेशो ठीक से है। हम इसको मिक्स करें। इसके लिए हमें मेजरिंग स्केल चाहिए होता है। हाँ, मेजरिंग स्केल नीचे जी, पड़ा है जी, वो भी बिल्कुल। दिखा दें। मेजर करके आपने डालना है। ओके, इनका दोनों का मिक्सचर आपने बना जी दिया। इनका मिक्सचर होता है। फिर इसको हमने थोड़ा सा ज़रा, आपने खुद कहाँ से सीखा? यार ये आपको पता है सोशल मीडिया पे जो है वो कहीं ना कहीं आपको कोई दे रहे होते क्लासेस हाँ। वगैरह, तो वहाँ से सीखा। लेकिन मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, मतलब बेसिक सीखी हैं, और फिर आगे आगे जाहिर वो बात फिर है आपका शौक होता है हाँ ना, जी, बस फिर आप बिल्कुल। करते चले जाते हैं। क्योंकि सही। ये इतना थेरेप्यूटिक है कि आप बस मैं करती जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि बस अब मैं हाँ, तो आपके घर में तो ऐसे बड़े जबरदस्त पीस हाँ मौजूद जी होंगे। बिल्कुल, काफ़ी मेरे घर के ही हैं जो मैं गलाई। अब इसको आप मिक्स कर रही हैं, बहुत अच्छी तरह मिक्स जी करना बिल्कुल, जरूरी है। 5 ठीक to 10 मिनट्स इसको मिक्स करना पड़ता है। 5 उसकी रीज़न क्या है? यार वो इसकी रीज़न ये है कि ये ताकि अच्छी तरह मिक्स हो आपका रेज़न, कोई पार्टिकल जो हैं वो मतलब दोनों जो मिक्सचर हैं वो अच्छी तरह मिक्स होने इसको चाहिए। ड्राई करने का क्या तरीकेकार होता है? क्योंकि आप कह रही हैं ना कि पूरा दिन इसको ड्राई करने के लिए कोई किस नहीं, तरह खुद का, मतलब आपने इसको टेम्परेचर क्या होना चाहिए? पंखा अच्छा, चला मसला के ये है रखते कि हैं? ये सर्दियों में आपको बहुत तंग करता है। इसके लिए हाँ। ख़ास टेम्परेचर होना चाहिए। गर्मियों में भी आप ह्यूमिडिटी में भी बहुत तंग करता है, उसके लिए भी आप ये चिपकता रहता होगा। बिल्कुल, ये तो वैसे है भी वैसा ही है, कुछ तो wax इसका- type होता है जी ना? जी। तो इसके लिए एक खास टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो वो इसको मेंटेन धूप करना में होता रख सकते हैं इसको? है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेल्ट रहेगा? मेल्ट हो जाता है। ओहो हो।
यानी ह्यूमिडिटी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बहुत ठंड भी ज़्यादा, नहीं होनी ये बहुत टैकी है, इसको जो है ना ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल केमिकल है, इसलिए इसके लिए इसके साथ काम करना थोड़ा इसको सा। फिर बार बार आपको चेक करना पड़ता होगा। जी, मैं बार बार जाती हूँ, मेरा एक आर्ट रूम है, उसमें मैं चेक करती हूँ अच्छा। कि कहीं कोई डिप तो नहीं बन रहा या कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक है। तो फिर अब हम इसको 2-3 कलर जो भी हमने लेने हैं उसमें हम, और ये कलर आपको कोई स्पेशल किस्म के कलर हैं जो आपको खरीदने जी, होते जी, हैं? बिल्कुल। ठीक। इन कलर्स को क्या कहते हैं? इनको इस पे 3-4 कलर्स यूज़ होते हैं, कुछ मिका पाउडर्स हैं, ठीक है। अच्छा पिगमेंट पेस्ट होती है, और बस इसी तरह के 2-4 अच्छा, कलर्स हैं। ऐसा है कि जो कलर आप डाल रहे हैं वो कलर एज इट इज आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये बिल्कुल, मैंने कहा ना ये अनप्रेडिक्टेबल है, तो जो है ये बड़ा मुश्किल है। समटाइम आप क्योंकि- खुद भी जो बनाना चाह रही होती नहीं, है आपके सामने नहीं, तो नहीं, डिफरेंट ही आ नहीं, जाता बिल्कुल होगा। नहीं आता। और जो हम एक बना लेते हैं ना, अब मैंने जिस तरह ये बनाया तो मेरे से दोबारा इस तरह का नहीं बनेगा, मैं खुद नहीं बना सकती तो ऐसा। अगर कोई देख के आपको कहे कि भाई ये बहुत नहीं नहीं, खूबसूरत इसलिए चीज़ था, तो हम जो नहीं बन गया लेते। वो बन गया। हाँ जी, यही है अवेलेबल, अगर ये है इसके साथ थोड़ा सा। सही। सो ये कलर वाला भी बड़ा ट्रिकी मामला है जी। हाँ जी, ये कलर वाला भी जो है थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है, इसमें हम थोड़ा सा पर्पल शेड डालेंगे, ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा पर्पल कलर। तो ये तो फिर आपके सामने आप जो प्लान करके बना रही होती हैं उससे डिफरेंट ही कुछ आता होगा। तकरीबन थोड़ा सा वो कुछ आ जाता, लेकिन थोड़ा सा इसमें। अच्छा, कैसे कलर्स जो आप डाल रही हैं कि किस तरह से मैयर कर रही हैं कि ये वाला कलर इतना होना चाहिए? नहीं, ये बस मैं बस आपका मुझे idea है। आइडिया है। अरे वाह भाई, ये तो फिर आप आराम से नहीं बना सकते, इसके लिए तो आपको टाइम प्रॉपर चाहिए। टाइम जी, चाहिए होगा। बिल्कुल। कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ खराब बन गया, पसंद नहीं आया, उसको वेस्ट कर दिया? बहुत ज़्यादा इतने एक्सपेरिमेंट, आप जो ये कोस्टर देख रही हैं मेरे, ये टेक्निक होती है कि इसको ड्रैगन स्किन टेक्निक कहते हैं। आप देख भी सही रही होंगी कि इस पे ऐसे इफेक्ट आए हुए हैं जैसे ये आम ड्रैगन मिल स्किन। जाती हैं मार्केट में चीजें? नहीं नहीं, हैंडमेड है। नहीं नहीं, ये जो आपने मटेरियल यूज किया हुआ है इसमें ग्लिटर भी है, हाँ जी, ये तो हमारे कलर्स जो इतने है बिल्कुल बिल्कुल मिल जाते हाँ, हैं ये यहाँ। तो ठीक हो गया, मार्केट में नहीं, अब इतने वेंडर्स हमारे जो हैं वो ठीक है। हैं कि वो कर देते हैं। ले जी, हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ चीज़ें मैं सीख रही हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। सो ये उतनी देर तक थोड़ा सा मिक्स करने वाला अमल हम कर रहे हैं। आपके सामने कलर्स तो इसमें डाल ली हैं, इसकी मिक्सिंग का भी थोड़ा सा टाइम होता है, तो हम ब्रेक के बाद आके देखेंगे जी आगे का स्टेप क्या है। ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। सो मिक्सिंग का काम मुकम्मल हो चुका है और हुमैरा और मैं वेट कर रहे थे कि ब्रेक के बाद आएँ और इसको पोर करके हम इसकी एक प्रॉपर आपके सामने शक्ल लेकर आए। जी हुमैरा, क्या करना है सबसे पहले? बस अब इसको पोर करेंगे। आपने जिस तरह का डिजाइन रज़ाक साहब जरा आप है, इनके हाथ पे फोकस कर लें। अब आप ये देख रही हैं। और ये डिज़ाइन एज इट इज़ यही रहेगा जो आप बना रही हैं? जी नहीं, थोड़ा सा इसको, इसके कलर भी चेंज होते हैं ड्राई होने के बाद कि यही रहते नहीं हैं? नहीं, यही रहते हैं। एज इट इज़? जी। ओके, ठीक हो गया। अगर आपको ये बनने के बाद कलर में कुछ चेंज लाने का आपका ओके, इसमें थोड़ा सा वो तो कुछ एडिशन, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। ये इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, ये हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये लाइफ लॉन्ग अपनी इसी शक्ल में रहते हैं कि टाइम के साथ ख़राब भी हो जाते हैं? यार ये थोड़ा सा ना, अगर आप इसको यूवी मतलब थोड़ी सी लाइट से थोड़ा सा अगर दूर रखेंगे तो ज़्यादा, मतलब अब गर्मियों का सीजन हमारे यहाँ तो गर्मी ज़्यादा रहती है ना, तो ये ना हो के पड़े पड़े मेल्ट हो रहे नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये आप बहुत देख प्यारे रही हैं, कलर लग रहे हैं, लग रहे हैं अभी तो। ये मैं इसके साथ थोड़ा सा ये कलर डालूंगी। ये आपने बनानी है क्लॉक है वैसे, है ना? जी, क्लॉक बनेगी? हाँ जी, क्लॉक है ये, रेज़न क्लॉक। सब बाकी बात जो है वो फिर काम जो है बाद में होगा, इसके ऊपर डाइल लगेगा। अब इसको जी ड्राई होने का वेट करना है। और ये जो बीच में एरिया अभी आपने ब्लैंक छोड़ा है, ये आपने ग्लिटर वगैरह के लिए छोड़ा है? बिल्कुल, ठीक है। मैं भी आपको बताती हूँ थोड़ा सा।
अभी मेरे पास हीट गन नहीं है, वो ठीक है। उससे थोड़ा सा इसको मैं, वैसे यूजुअली तो मैं अपने बिल्कुल ये ग्लव्स के साथ हाथ जो है वो मतलब ऐसे ऐसे करती हूँ, लेकिन अभी जो है वो सिचुएशन नहीं आपको है। ये हाँ भी जी, क्योंकि रिमूव भी करने। वही ना। अच्छा, वो अपने अपने कलर ही बना रहे हैं अब, और उसके डिफरेंट कलर जो हैं बीच में सामने भी आ रहे हैं। बहुत देखिए वो खुद ही बन रहा है। Yes. मतलब अभी वो मैंने कहा ना हीट गन होती तो इसके बहुत खूबसूरत कलर आते, लेकिन वो अभी हीट गन अवेलेबल नहीं है। तो जो ये है, जी, तो बड़ी प्यारी इसकी एक वो आ गई है लुक सामने। अच्छा, अब इसको अगर आपने कुछ, जैसे आपने कुछ फैंसी बनाया है ना, ग्लिटर वगैरह ऐड किए, करेंगे। वो इस पे वेट पे कर देने के ड्राई, क्योंकि वो अंदर उसके हो जाएंगे ना। जी अंदर डिप हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये है हमारी जो, अब आप देख लें फाइनल। ठीक हो गया। मैं तो बड़ी वो वैसे ये तो मुझे लग रहा है एक माइंड गेम है, बस आपने माइंड में अपने कलर डिसाइड कर लिए हैं और उन्हीं कलर का मिक्सचर आपने बनाया है, और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये। अच्छा, ये 24 आवर्स के लिए आप इसको ड्राई होने के लिए रखेंगी, और इसका मुझे बता दें आइडियल टेम्परेचर। यार ये अब मैं इसको हमने हीट कर देनी है ताकि बबल्स वगैरह रिमूव हों। और आप देख रही हैं क्योंकि ये देखिए इसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन है, कहीं से ऊपर नीचे नहीं नजर आ रहा ना। ये जो मेरे हाथ में पीस है, ये इसके लिए आप कर रही हैं हीट गन दे रही है कि वो कहीं नहीं, ऊपर इसमें नीचे बबल्स जा- होते हैं, नहीं बबल्स होते हैं वो जो है वो अरे वाह, रिमूव होने ये के रज़ाक साहब जरा थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दें कि कलर्स खुद ब खुद अब मिक्स होके कितने प्यारे बन रहे हैं। जबरदस्त। ये है, ऐसे बनेगा। इसमें अगर मेरे पास हीट गन होती तो मैं मज़ीद आपको ठीक है। बताती, वो नहीं है। इसके बाद इसमें अब बाद में जब जब ये ड्राई होगा उसके बाद मैंने डाइल लगाना है, क्योंकि ये वॉल क्लॉक की बेस है। ठीक है। तो ये डाइल लगा के उसके अलावा उस पर आप ग्लिटर्स वगैरह ये जो भी ऐड करना चाहें, जिस तरह मेरे पास ये ग्लिटर्स हैं, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बीच में वो आएगा साइड पे मैं ग्लिटर्स वगैरह। लास्ट मिनट है हमारे पास, और वो जो प्रॉपर एक मैं चाह रही थी ना शक्ल सामने आ जाए, वो तो यानी बेस हमने बना लिया। अब हाँ इसके जी। ऊपर आपने जो करना जी, है जी, बिल्कुल। बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं तो हैरान भी हुई हूँ, और जिस तरह से आपने कलर्स मिक्स करके हमें सब कुछ बताया है, तो आई मस्ट से कि ये बहुत ज़बरदस्त और नो डाउट मेहनत वाला काम हाँ भी जी, है। बिल्कुल, बहुत सो आपको ये जो घरों में खूबसूरत खूबसूरत डेकोरेशन पीस नज़र आते हैं ना, ये आर्ट जो नज़र आता है, ये बताने का मकसद भी ये था कि इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है इन लोगों पे। थैंक यू सो मच, आपके थैंक वक्त यू, का आपका बहुत भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, और बहुत आप ज़बरदस्त बुलाने था। का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड लक। सो नाज़रीन, इन लोगों को आपसे मिलवाने का मकसद भी ये होता है कि कुछ चीज़ें हम आपको सिखा भी दें। अगर आप खुद भी करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें आप अपने घर में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।